हेलो दोस्तों, आज मैं आपको पारिवारिक कहानियाँ श्रृंखला की कहानी नंबर 25 सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है विधवा। तो आइए दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। पर कहानी सुनने के पहले कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कविता चौधरी 3 दिन से दफ्तर नहीं गई थी। बार बार आंखें भर आती थीं। दफ्तर न जाने का कोई कारण भी तो होना चाहिए। बीमारी, बच्चों की बीमारी, मेहमानों का आना आदि, परंतु ऐसा कोई कारण तो नहीं था। इसलिए उसने कार्यालय में सूचना नहीं भेजी थी और ना ही वहां फोन किया था। बस 3 दिन से सोफे पर पड़ी सोचे जा रही थी कि क्या उसे दफ्तर जाना चाहिए। किंतु इससे भी अधिक चिंता उसे इस बात की थी कि अभी टेलीफोन की घंटी बजेगी और संजय वर्मा उससे पूछेंगे, कविता ठीक तो हो? दफ्तर क्यों नहीं आ रही? बच्चे तो ठीक हैं। यदि कोई जरूरी काम था तो टेलीफोन पर ही सूचना दे देती। दफ्तर और घर में कुछ अंतर तो होना चाहिए। यहाँ कुछ नियमों का पालन आवश्यक है। यदि किसी चीज की आवश्यकता हो तो दफ्तर से किसी कर्मचारी को भेज दूं या शाम को लौटते समय स्वयं चला आऊं। मैं तो दौरे पर था, 4 दिन के पश्चात आया हूँ, तो पता चला है कि तुम 3 दिन से दफ्तर नहीं आ रही हो। और कविता सिर को दोनों हाथों से दबोचे वह सोचने लगी, यदि घंटी बजे तो वह इन प्रश्नों का क्या उत्तर देगी। उसे कुछ सूझ नहीं रहा था। वह सिर को यूं दबा रही थी मानो दिमाग को निचोड़ डालना चाहती हो, ताकि इसमें ऐसी व्यर्थ बातें आए ही नहीं। परंतु प्रश्न तो यह था कि उसने दफ्तर में नौकरी करके यह परेशानी मोल ही क्यों ली थी। उसे किसी वस्तु का अभाव नहीं था। रहने के लिए अच्छा फ्लैट था जिसे उसने खूब भली प्रकार से सजा रखा था। पति की पेंशन से अच्छी गुजर हो जाती थी। 2 सुंदर और स्वस्थ बच्चे थे। वह स्वयं ऐसा अच्छा जीवन व्यतीत करती थी कि 38 वर्ष की होने पर भी कोई उसे 2 बच्चों की मां नहीं कह सकता था। वह अफसरों के क्लब की सदस्य थी और अपने पति के मित्रों और उनकी पत्नियों में लोकप्रिय थी। समय व्यतीत करने के लिए उसने कई प्रकार के जंगली पौधे लगा रखे थे। कभी चित्र भी बनाती और कभी किताबें लाकर पढ़ा करती। बच्चे अब उस पर अधिक निर्भर नहीं थे। बड़ी लड़की निशी, जो उसकी जवानी के दिनों की प्रतिमा दिखाई देती थी, अब कॉलेज चली गई थी। बेटा स्कूल में था। कविता अपने आप को घर के कामों में व्यस्त रखने का यत्न करती, फिर भी उसका मन उचाट रहता था। पति के जीवन में वह जिस प्रकार के दैनिक सुख सुविधा के जीवन की आदी हो चुकी थी, उसका कोई निशान भी बाकी नहीं था। अब तो मानो वह एक नाव चला रही थी जिसमें उसके जवान हो रहे बच्चे सवार थे, जिनकी उछल कूद से कभी कभी नाव डोलने लगती थी। नाव को ठीक दिशा में रखने के लिए चप्पू चलाते चलाते उसके हाथ थक जाते थे। उसे अब अनुभव होने लगा था कि पैसा और पेंशन ही सब कुछ नहीं है। उसे समय बिताने के लिए किसी निश्चित कार्यक्रम की भी आवश्यकता है। जीवन में कोई ऐसा साथ भी होना चाहिए जिससे वह सुख दुख बांट सके, जिससे वह कठिन घड़ियों में परामर्श कर सके, जो बच्चों की देखभाल में उसका साथ दे। यदि बच्चे रात देर से आए तो वह अकेली बैठी उपन्यास ना पढ़ती रहे, किसी से कह सके कि वह स्कूल या कॉलेज से बच्चों को ले आए। ऐसी ही परेशानियां थी जो भूत के समान उसके सिर पर सवार रहती थी हर समय।
इनके बारे में सोचते रहने की अपेक्षा उसने चौधरी साहब के कार्यालय की ओर से पेश की गई नौकरी स्वीकार कर ली थी। यह मुलाजमत उकता देने वाली घड़ियों के लिए थी। जब वह घर में अकेली रह जाती थी तब अपने पति चौधरी साहब की तस्वीर के सामने आंखें बंद किए खड़ी रहती या तरह तरह के विचार उसे परेशान किया करते। वह 11 बजे जाकर 4 बजे लौट आती थी। इस नगर में उनका अपना कोई नहीं था, किंतु उसने इसे यहाँ रहने के लिए इसलिए चुना था कि उनका अपना फ्लैट था, बच्चों की शिक्षा का ठीक प्रबंध था, आवश्यकता के समय पति के मित्रों और कार्यालय से सहायता भी मिल जाती थी। नौकरी कर लेने के पश्चात उसका जीवन कार्यक्रम नियमबद्ध हो गया था। वह अपने आप पर भी अधिक ध्यान देने लगी। जो वस्त्र पहनने छोड़ दिए थे वह उन्हें फिर पहनने लगी। प्रत्येक कार्य नियमबद्ध हो गया और 5 घंटे दफ्तर में व्यतीत करने के पश्चात वह जब घर आती तो इतनी थकी होती कि बेकार के विचारों के लिए उसके दिमाग में कोई स्थान ही नहीं होता। वह एक प्याला चाय लेकर आंखें बंद किए आधा घंटा चुपचाप बैठी रहती। उसके पश्चात बच्चों के काम में लग जाती। किंतु यह नौकरी भी तो उसकी वर्तमान कठिनाइयों का एक कारण थी। उसकी ब्रांच का अधिकारी संजय वर्मा कभी उसके पति के साथ ही काम कर चुका था। उसे भी युवा अवस्था में कविता के विधवा हो जाने का कम दुख नहीं था। कविता ने यह नौकरी संजय के अनुरोध पर ही स्वीकार कर ली थी, क्योंकि संजय ने ही उसके लिए केवल कुछ घंटों का एक काम निकाल लिया था, जिससे उसे घर से निकलकर कुछ समय बाहर गुजारने का अवसर मिल गया था। संजय के रूप में कविता का एक भले मनुष्य से परिचय हुआ था, जो कविता को परेशान देखना नहीं चाहता था। उसका कथन था कि यदि मैं अपने एक पुराने मित्र की विधवा के लिए इतना कुछ भी नहीं कर सकता तो वह मनुष्य कहलाने का पात्र नहीं है। कविता के थके हुए हाथों को जब सहारा मिला तो उसने अपने बाजू इस दीवार पर रखने में संकोच नहीं किया। वह अपनी समस्याएं संजय से कह देती थी या उनके संबंध में उससे परामर्श करती। इस प्रकार संजय कविता के फ्लैट पर भी आने जाने लगा। बच्चे एक भले पुरुष को घर पर पाकर बहुत प्रसन्न हुए। वे भी अपने छोटे छोटे काम संजय अंकल से कहने लगे। संजय के पास बहुत से सरकारी साधन थे, जिनसे कविता और बच्चों को बहुत सहायता मिल रही थी। पराए संजय घर लौटने से पहले कविता के यहाँ कुछ क्षणों के लिए रुक जाता। कभी बच्चे कहते तो उनके साथ कैरम खेलने लगता, कभी चाय भी हो जाती। इस प्रकार बच्चों के जीवन का सूनापन कुछ हद तक दूर हो जाता और बेटा तो अब होमवर्क में भी संजय की सहायता लेने लगा। निशी को कभी किसी वस्तु की आवश्यकता होती तो वह बिना संकोच संजय से कह देती। दोस्तों, कहानी जारी रहेगी। कहानी के भाग 2 के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।